Hello students, NCERT Solutions, Class 11 Physics, Chapter is Work, Energy and Power. Question number 19. According to this question, a trolley of mass 300 kg carrying a sandbag of 25 kg and moving uniformly with a speed of 27 km per hour on a frictionless track. After a while, sand starts leaking out of a hole on the trolley's floor at the rate of 0.05 kg per second. What is the speed of the trolley after the entire sand bag is empty? इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक ट्रॉली of mass 300 kg. Suppose this trolley mass is 300 kg and sandbag carrying this trolley carrying a sandbag of mass 25 kg. यहाँ पर हमने suppose किया this sandbag mass is 25 kg and this trolley is moving with 27 km per hour on a frictionless track. After some time क्या होता है, इस ट्रॉली के बॉटम से, इस ट्रॉली के बॉटम पर एक होल है, उस होल से हमारा सैंड निकलना शुरू होता है और सैंड के निकलने का रेट 0.05 kg पर सेकेंड। आपको बताना है कि जिस टाइम पर ये सैंड पूरा निकल जाता है, आफ्टर द एंटर सैंड बैग इज एम्प्टी, तो उस टाइम इसकी स्पीड क्या होगी, इस ट्रॉली की स्पीड क्या होगी, ये आपको बताना है ना। क्वेश्चन में हमें गिवन है द मास ऑफ द ट्रॉली इज 300 kg एंड द मास ऑफ द सैंड बैग इज 25 kg एंड ड्यूरिंग द लीकेज, ये यहाँ पर बॉटम, ट्रॉली के बॉटम पर एक होल, इससे सैंड निकलता है। तो ड्यूरिंग द लीकेज ऑफ सैंड नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, और जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है तो ट्रॉली या इस सिस्टम की जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है। ड्यूरिंग द लीकेज ऑफ द सैंड नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम, देयरफॉर द स्पीड ऑफ द ट्रॉली शैल नॉट चेंज। ट्रॉली की जो स्पीड है आफ्टर द एंटर सैंड बैग इज एम्प्टी 27 किलोमीटर पर आवर रहती है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। नाउ क्वेश्चन नंबर 21. द ब्लेड्स ऑफ ए विंडमिल शिफ्ट्स आउट a circle of area capital A. Number 1. If the wind flows at the velocity of v perpendicular to the circle, what is the mass of the air passing through it in the time t? And B part is, what is the kinetic energy of air? C part, assume that the windmill converts 25% of the wind's energy into electrical energy, and that given that area capital A is equal to 30 meter square and the velocity v is equal to 36 km per hour and the density of air is 1.2 kg per meter cube, and what is the electrical power produced? क्वेश्चन में हमें गिवन है this suppose windmill and this rotor of the windmill and it sweeps out a circle of area capital A. ये घूमता है तो जो सर्कल बनता है उसका एरिया कैपिटल ए। सपोज क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है इफ द विंड फ्लोज एट ए वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू द सर्कल। इस तरह से विंड फ्लो करती है, इसके अंदर विंड फ्लो करती है यहाँ पर, राइट ना, परपेंडिकुलर टू द सर्कल, देन व्हाट इज द मास ऑफ द एयर पासिंग थ्रू इट इन टाइम टी। टाइम टी के अंदर जो एयर यहाँ से पास होती है उस एयर का हमें मास कैलकुलेट करना है। तो वी नो दैट द मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हमें टी टाइम में मास चाहिए, देयरफॉर दिस इज द मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी द मास पर यूनिट टाइम। हमें टी टाइम के लिए मास चाहिए, टी टाइम में जो एयर पास होती है उस एयर का मास चाहिए। तो मास ऑफ द एयर फ्लोइंग इन टाइम टी सेकेंड इज इक्वल टू दिस वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू टी। ना वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस एरिया इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी हम डिस्टेंस की जगह पर ले रहे हैं क्योंकि एक सेकेंड के लिए जितना भी हमारा जितना डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी। एक सेकेंड के लिए हमारी डिस्टेंस वेलोसिटी के इक्वल होगी। तो यू नो
दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस की जगह पर हम यहाँ पर वेलोसिटी यूज करेंगे, क्योंकि 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू दिस डेंसिटी इंटू टाइम टी। टी टाइम के अंदर कितना एयर इससे पास होता है, उस एयर का मास ही है, देयरफॉर दिस टाइम टी। देयरफॉर द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट इज ए इंटू वी इंटू रो इंटू टी। अब सेकंड पार्ट में कहता है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी। You know kinetic energy is half mv square. This half mass is this a into v into rho into t. फर्स्ट पार्ट में हमने कैलकुलेट किया into this velocity square. वेलोसिटी हमारी यहाँ पर एयर की v थी, क्वेश्चन में गिवन है। Therefore on solving this is half into a into v power 3 rho into t. तो this is the kinetic energy of the air. Now C पार्ट में कहता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, assume that windmill converts 25% of the wind's energy into the electrical energy. तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस इज इक्वल टू 25% ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर। जो काइनेटिक एनर्जी हमारी एयर की उसका 25%, बिकॉज द एफिशिएंसी इज 25%। तो जो काइनेटिक एनर्जी हमारी आती है एयर की उसका 25%, 25/100 into kinetic energy of this air. Now this 25/100 means 1/4. Kinetic energy this half into a into v power 3 into rho into t. Therefore on solving this is 1/8 into a into v cube into rho into t. So this is the electrical energy produced. Electrical energy produced 1/8 into a into v power 3 rho into t. एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्वेश्चन में गिवन है कि 25% है एफिशिएंसी। तो जो एयर की काइनेटिक एनर्जी उसका 25%, एयर की काइनेटिक एनर्जी हमारी 1/2 ए इंटू वी पावर 3 इंटू रो इंटू टी, तो इसका 25% इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ना क्वेश्चन में वैल्यूज हमें गिवन है, दिस 1/8 एरिया इज 30 मीटर स्क्वायर। एरिया हमें गिवन है 30 मीटर स्क्वायर एंड वेलोसिटी हमें गिवन है यहाँ पर दिस 36 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। नाउ इनटू डेंसिटी, दिस इनटू डेंसिटी इज 1.2, क्वेश्चन में गिवन है 1.2 kg पर मीटर क्यूब। हमें यहाँ पर देखिए ये तो एनर्जी हमारी एनर्जी प्रोड्यूस, यहाँ पर पावर चाहिए तो डिवाइडेड बाई टाइम कर दिया हमने, इसको डिवाइडेड, इसको टाइम से डिवाइड कर दिया। पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, दिस इज एनर्जी अपॉन टाइम इज द पावर। तो पावर इज 1/8 इंटू ए इंटू वी पावर 3 इंटू रो। वैल्यूज रखते हैं, एरिया हमारा 30 था, वेलोसिटी हमारी 10 एंड डेंसिटी इज 1.2। देयरफॉर ऑन सॉल्विंग दिस इज इक्वल टू 4.5 किलोवाट। So this is the answer of this problem. Now question number 22. A person trying to lose weight, refer as dieter, lifts a 10 kg mass through 0.5 meter 100 times. Assume that the potential energy lost each time she lower the mass is dissipated. A part is how much work does she do against the gravitational force. हमें वर्क फाइंड करना है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड पार्ट, दिस फैट सप्लाई 3.8 into 10⁻⁷ जूल ऑफ एनर्जी पर किलोग्राम विच कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी with a 20% efficiency rate. Then how much fat will the dieter use up? क्वेश्चन में हमें गिवन है मास ऑफ द पर्सन इज 10 kg. ए पर्सन ट्राइंग टू लॉस वेट लिफ्ट 10 kg. 10 kg का मास वो लिफ्ट करना चाहता है, 10 kg का मास लिफ्ट करता है थ्रू ए हाइट ऑफ 0.5 मीटर एंड 1000 टाइम्स रेज करता है, 1000 टाइम लिफ्ट करता है। दिस 10 kg मास को 1000 टाइम 0.5 मीटर के लिए लिफ्ट करता है, राइट। तो फर्स्ट पार्ट में कहता है
हाउ मच वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी कितना होता है, mgh होता है वन टाइम के लिए, यहाँ से यहाँ तक इस मास को लिफ्ट करने में जो अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क होता है दैट इज mgh, बट यहाँ पर ये 1000 टाइम्स इसको लिफ्ट करता है। Therefore this work done against the gravity is 1000 into mgh। m की वैल्यू इज गिवन 10 kg, g you know 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, and h is equal to 0.5 meter, and this 1000 here. Then on solving this is 49,000 joule. This is on solving equal to 49,000 joule. So this is the work done against the gravity. Now B part में कहता है, B part में फैट सप्लाई 3.8 into 10⁻⁷ joule of energy per kg, which is converted into mechanical energy with 20% efficiency. तो मैकेनिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द 1 kg मास, 1 kg मास से जो मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई होती है, 1 kg मास या कहिए 1 kg फैट से जो मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई होती है, दैट E मैकेनिकल इज इक्वल टू 20% ऑफ दिस 3.8 1 kg से इतना 1 kg फैट से इतना जूल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी 20%, तो दिस इज 20% ऑफ दिस 3.8 इंटू 10⁻⁷। मैकेनिकल एनर्जी जो मिलती है वो इसका 20% मिलती है, तो 20/100 इंटू 3.8 इंटू 10⁻⁷। ऑन सॉल्विंग दिस इज 0.76 इंटू 10⁻⁷ जूल। ना टोटल मास यूज्ड, जितना भी हमारा फैट यूज होता है उसकी वैल्यू हमें चाहिए, कितना वर्क करना है उसको। दिस 49,000 वर्क करना था, इतने जूल वर्क करना था, और 1 kg से इतनी एनर्जी, 1 kg फैट से इतनी मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। तो वर्क को हमने इस मैकेनिकल एनर्जी से डिवाइड किया, तो टोटल मास हमारा आ जाता है यहाँ पर दिस 49,000 अपॉन 0.76 इंटू 10⁻⁷ जूल, डिवाइड करने पर दिस 6.45 इंटू 10⁻³ kg। यहाँ पर हमें मैकेनिकल एनर्जी सप्लाइड बाय द 1 kg मास गिवन था और 20% एफिशिएंसी दे रखी थी, तो 20% इसका हमने निकाल लिया, 20% इसका, तो दिस इज 0.76 इंटू 10⁻⁷ जूल। अब टोटल वर्क तो इतना करना था, तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी मिलेगी, दिस वर्क अपॉन दिस इज इक्वल टू 6.45 इंटू 10⁻³ kg। दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। ए फैमिली यूजेस 8 किलोवाट ऑफ पावर, किसी फैमिली के अंदर इतनी पावर यूज होती है 8 किलोवाट। ए पार्ट डायरेक्ट एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस एट एन एवरेज रेट ऑफ 200 watt per square meter. If the 20% of this energy can be converted to useful electrical energy, then how large an area is needed to supply 8 kilowatt? किसी भी एरिया पर जो एनर्जी हमारी इंसिडेंट होती है दैट इज एवरेज रेट कितना 200 watt पर स्क्वायर मीटर। If the 20% of this energy can be converted into useful electrical energy, तो क्वेश्चन में गिवन है ये हमारा सपोज सोलर पैनल, यहाँ पर ये लाइट एनर्जी सोलर एनर्जी इंसिडेंट होती है, सोलर एनर्जी हमारी इंसिडेंट होती है इस पर, और ये सोलर एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और इस सोलर पैनल की हमारी जो एफिशिएंसी है दैट इज 20%, जो इस पर हमारी एनर्जी इंसिडेंट होती है उसका 20% हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो हमने सपोज किया कि टोटल एरिया इज कैपिटल ए, टोटल एरिया इज कैपिटल ए। क्वेश्चन में कहता है कि हाउ लार्ज एन एरिया इज नीडेड टू सप्लाई दिस। हमने सपोज किया इतना एरिया चाहिए, इतनी पावर के लिए ये एरिया चाहिए, सपोज दिस इज ए कैपिटल ए मीटर स्क्वायर। ना टोटल पावर इज 200 इंटू ए, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहता है जो इंसिडेंट होती है एनर्जी
दैट इज एट द रेट ऑफ 200 वाट पर स्क्वायर मीटर। जब इसका एरिया हमारा कैपिटल ए मीटर स्क्वायर है तो इस पर जो टोटल पावर आती है दैट इज 200 इंटू ए, 200 इंटू ए। नाउ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकेंड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर सेकेंड इसका 20% क्वेश्चन में कहता है एफिशिएंसी, तो 20/100 ऑफ 200A दिस इज इक्वल टू 40A वाट। दिस इज वाट मतलब पावर, एनर्जी पर सेकेंड इज पावर, तो दिस इज हियर यूनिट इज वाट, 40A राइट वाट। नाउ दिस 40A शुड बी इक्वल टू 800 वाट। फैमिली को कितना चाहिए पावर, 800 वाट चाहिए, 8 किलो वाट चाहिए। हमारी यहाँ पर 40A आती है तो दोनों को इक्वल कर दिया हमने, तो दिस A इज इक्वल टू 200 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया चाहिए 8 किलो वाट पावर के लिए, जिस पर रेडिएशन इंसिडेंट करने से 8 किलो वाट की पावर हमें सप्लाई होगी। ना क्वेश्चन में कहता है कि कंपेयर करें इस एरिया को, तो दिस एरिया इज कंपेरेबल टू द रूफ ऑफ लार्ज साइज ऑफ लार्ज हाउस, रूफ ऑफ लार्ज हाउस, दैट इज हमने सपोज किया उसकी जो रूफ है उसका साइज 15 इंटू 15 मीटर का, 15 मीटर इंटू 15 मीटर, दिस इज इक्वल टू 225 मीटर स्क्वायर। लार्ज हाउस की जो रूफ है उसका साइज हम सपोज कर रहे हैं डिसेंट हाउस के लिए अप्रॉक्स 15 इंटू 15 मीटर का साइज आप लें तो दिस इज इक्वल टू 225 मीटर स्क्वायर। तो दिस 200 मीटर स्क्वायर इज कंपेरेबल टू दिस, ये हमें कंपेयर करना था इस क्वेश्चन के अंदर, तो दिस इज कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द रूफ ऑफ द लार्ज हाउस। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। थैंक यू।